हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और वहां तक यानी उस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा है किस प्रकार यानी जब एक तरफ से आपके होलकर, सिंधिया और भोसले, ठीक है, ये एक साथ हैं और आपका जो मराठे हैं बाजीराव द्वितीय, ये भागकर कहाँ गए हैं, ये भागकर चले जाते हैं अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों को संरक्षण में चले जाते हैं, जहां पर अंग्रेज उनसे क्या कराएंगे, बेसिन की संधि कराते हैं। और बेसिन की संधि के तहत अब अंग्रेज जो हैं उनके साथ क्या कर लेंगे, सहायक संधि भी कर लेते हैं। और इसके तहत हम देखे थे कि वो अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। इससे नाराज कौन होता है, हम लोग देखे थे कि भाई सिंधिया क्या होगा, नाराज होगा, क्योंकि सिंधिया और मराठे दोनों मिलकर आक्रमण किए थे आपके होलकर पर। ठीक है, सिंधिया और मराठे दोनों मिलकर आक्रमण किए थे ना जी होलकर पर। और यहां के जो राजकुमार थे उसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप होलकर क्या करेगा, यानी गुस्सा में आकर क्या किया था, यानी मराठों पर आक्रमण कर दिया था। और जैसे ही मराठों पर आक्रमण किया, पूरा पूना वाला क्षेत्र लगभग यानी होलकर द्वारा क्या कर लिया गया, जीत लिया गया। बाजीराव द्वितीय अपना जान बचाने के लिए कहां भाग गया था, तो हम लोगों ने देखा था बाजीराव द्वितीय अपना जान बचाने के लिए वो भाग गया था पूना वगैरह छोड़कर अंग्रेजों के पास, और वहां जाकर शरण ली थी। और उनके साथ अंग्रेज यानी सैन्य सहायता मांग रहा था अंग्रेजों से। जब सैनिक सहायता मांगा उन्होंने, तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई आपकी हम हेल्प करेंगे, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी भी एक शर्त है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और वो क्या करते हैं, वहां पर बेसिन संधि होती है, जिसे हम सहायक संधि बोल सकते हैं। यानी वहां पर बेसिन की संधि के तहत यानी देखेंगे कि जो आपके मराठे हैं, जो पेशवा हैं, वो क्या कर लेंगे, संधि कर लेते हैं, सहायक संधि कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ। और जब अंग्रेजों के साथ सहायक संधि हो जाएगा, तो अब देखिए दो लोग मिलकर होलकर पर आक्रमण किए, सिंधिया और मराठे, ये बेचारे चल गए अंग्रेजों के पास। अब अकेला कौन रह गया, ग्वालियर, यानी ग्वालियर के जो सिंधिया है। ठीक है, अब ये गुस्सा में आकर क्या करेंगे, जो ग्वालियर के आपके सिंधिया है, इनको लगा, यानी दौलत राव सिंधिया, इनको लगा कि भाई ये आपके जो बाजीराव द्वितीय हमारे साथ छल किए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन पर आक्रमण करेंगे। और यहां पर हम देखेंगे कि जो दौलत राव सिंधिया है वो किनसे मिलकर, यानी भोसले से मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं मराठों पर। और हम जानते हैं कि सहायक संधि के तहत अगर सहायक संधि किसी अंग्रेज किसी शासक के साथ कर लिए हैं, तो अगर आप उस शासक के पास यानी शासक पर अगर आप क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अंग्रेजों पर भी आक्रमण कर रहे हैं। और इस तरह से क्या होता है कि सिंधिया और होलकर, यहां पर देखेंगे सिंधिया, भोसले और बाद में आपके होलकर भी इसमें शामिल होते हैं। तो सिंधिया, होलकर और भोसले तीनों मिलकर यानी मराठों पर आक्रमण करेंगे। और अंग्रेज समझेंगे कि भाई ये आक्रमण हम पर हो रहा है, और इस तरह से अंग्रेज क्या करेंगे, लगभग सहायता करेंगे मराठों, जो आपके बाजीराव द्वितीय है। और वो जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना है, सॉरी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में हम देखेंगे कि बुरी तरह से जो तीनों शक्तियां हैं, आपके होलकर, भोसले और आपके सिंधिया, तीनों क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। जब तीनों पराजित हो जाएंगे, तो इस अवस्था में वहां पर आपकी संधि की जाएगी, 3 संधि की जाएगी। और वो तीनों संधि क्या होगी, आपकी प्रथम जो संधि होगी, हम लोगों ने देखा था सूरजी अर्जुन गांव की संधि। एक बार मैं उसको फिर से, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई, एक क्या हो रहा है, सिंधिया प्लस अंग्रेजों, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी, उसको हम क्या कहते हैं, सूरजी अर्जुन गांव का युद्ध, सूरजी अर्जुन गांव का युद्ध, सूरजी अर्जुन गांव का युद्ध संधि, सूरजी अर्जुन गांव की संधि, ये संधि होती है। कब होती है, तो हम लोग देखे थे ये सब संधि जो होगी आपकी 1803 ईस्वी में पढ़े थे अगले वीडियो में। अगर आप अगले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर आप भाग नंबर जो आपका 25 है उसको देख लीजिए, ताकि ये आपको समझ में आए। हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर आपका ज्योग्राफी का भाग 25 दिखाई देगा। और वहाँ पर देखिए 1, 2, 3 जो सीरियल्स आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन 1 से लेकर 24 तक जो वीडियो है हमने पार्ट 1, 2 यानी प्रत्येक चैप्टर को अलग अलग करके बनाया है। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि भाई उसका भी हम क्या करेंगे, आपका थंबनेल जो है उसका चेंज करेंगे और लगभग सब पर क्रमबद्ध तरीके से लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो आप 24 के पहले जितने भी वीडियो है, इसका मतलब समझिएगा कि ये 123 तक है, सॉरी 1 से लेकर आपके 23 तक वो वीडियो है। उसके बाद 24 हमने डाला है, उसके बाद 25 डाला है, इसके बाद ये जो वीडियो आप जाएगा आपको उसका नंबर 26 होगा।
ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर हो क्या रहा है, यानी हम लोग देख लिए पहले वीडियो में ही कि सिंधिया और अंग्रेजों के बीच जो संधि होती है, यानी सहायक संधि बोल सकते हैं, इस संधि को हम क्या कहते हैं, यानी सुरजी अर्जुन गांव का संधि। और ये कब होता है, 1803 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजों ने जो दूसरा संधि किया था उसको भी आपको याद रखना है। दूसरा जो संधि करेंगे किसके साथ करेंगे, तो भोसले के साथ करेंगे। किसके साथ, यहां पर भोसले आपके हैं, तो भोसले के साथ, भोसले और प्लस अंग्रेजों के साथ जो संधि होगा, उस संधि को हम लोग क्या दे देंगे भाई, तो हम बताए थे ले है तो दे होगा, ले दे करना है, यानी देव गांव की संधि। और ये कब होगा, 1803 में ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद रखना है तीसरा आपके कौन बच गए, यानी भोसले हो गए, सिंधिया हो गए, इसके बाद आपके बच जाएंगे होलकर। तो होलकर के साथ भी ये संधि किए थे, होलकर और प्लस अंग्रेज। तो होलकर और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी, उस संधि को हम किस नाम से जानते हैं, तो लास्ट में हमने बताया था र है, तो र से आपको याद रखना है र, यानी यहां पर बोल सकते हैं राजापुर घाट की संधि। और ये राजापुर घाट की संधि जो होती है वो कब होती है, तो ये होता है आपका 1804 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेज क्या करेंगे, जब आपके सिंधिया, भोसले और होलकर तीनों क्या होते हैं, यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जब ये पराजित हो जाते हैं, तो पराजित होने के परिणाम स्वरूप इनके साथ 3 प्रकार की संधि की जाती है। वो तीनों संधि आपको याद होना चाहिए। पहला जो होगा आपका सुरजी अर्जुन गांव का युद्ध होगा, और ये 1803 ईस्वी में हो रहा है। उसके बाद द्वितीय जो होगा देव गांव की संधि होगी, जो 1803 में ही होगी। और राजापुर, ये आपका राजा है, राजापुर घाट की जो संधि होगी ये आपका 1804 ईस्वी में होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखेंगे कि वहां पर 1803 ईस्वी में हम देखें कि ये किनके साथ संधि कर लिए, आपके जो बाजीराव द्वितीय हैं उनके साथ भी सहायक संधि हो गया। और बाकी आपके भोसले हैं, भोसले और सिंधिया और होलकर, ये तीनों के साथ भी क्या कर लिया जाएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जब ये पराजित होंगे तो इनके साथ भी संधि कर ली जाएगी। और संधि करने के परिणाम स्वरूप अब जो ये स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे, अब इन सभी के दरबारों में अंग्रेजी सेना रहेगी। एक तरफ से देखें तो इनकी जो स्वतंत्रता है पूरी तरह से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और उस समय जोश में तो बाजीराव द्वितीय को नहीं लगा था कि भाई हम सही कर रहे हैं या गलत रहे हैं, बिना सोचे समझे वो भाग कर चले गए अंग्रेजों के पास। और उनके संरक्षण में जाने के बाद 60,000 सेना की मदद करने के लिए बोले थे, और उसके एवज में ये आपके सूरत देने के लिए बोले थे, सूरत भी दिए थे। बेसिन के संधि के तहत सूरत दे दिए थे। 60,000 सेना के अंग्रेज 60,000 सेना देने का वादा किए थे बाजीराव द्वितीय को। और यहाँ पर देखेंगे कि बाजीराव द्वितीय ने सूरत को देने का वादा किया था। लेकिन इसके साथ ही उसमें गंभीर ये बात थी कि भाई आपको जब भी आप पर कोई आक्रमण करेगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। और इस तरह से वो क्या करते हैं, सहायक संधि इनके साथ कर लेते हैं। इनको उस समय समझ नहीं आता है, उस समय मात्र इनको अपनी जान बचाने की ही पड़ी थी कि हम किसी तरह अपनी जान बचाएं, क्योंकि होलकर की भाई की हत्या हुई थी और वो काफ़ी परेशान थे। ठीक है, यहाँ पर हम देखे थे कि होलकर के भाई जो थे जसवंत होलकर, यहाँ पर होलकर जो थे जसवंत होलकर की भाई की हत्या कर दिए थे ना, सिंधिया और मराठे मिलकर। तो इसलिए होलकर ये गुस्सा में आकर क्या किए थे, मराठे पर आक्रमण किए थे और ये भाग कर पुनः गए थे। तो उस समय इनको लगा कि भाई हमने इनके भाई की हत्या की है, होलकर की भाई की, तो ये भी हमारी हत्या कर देंगे। और इस समय जान बचाने के लिए मराठे के पास गए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यानी बेसिन की संधि के तहत हम देखेंगे कि आपका सहायक संधि स्थापित कर ली जाती है अंग्रेजों द्वारा। अंत में जब देखेंगे कि भाई हमारी सारी यानी सभी तरह से चारों तरफ से हमारी स्वतंत्रता जो है वो छीन ली गई है, तब उनको बाद में अफसोस होगा अपने आप पर, यानी बहुत तरस खाएंगे कि हमने बहुत गलत कदम उठा दिया। और जब कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि अंग्रेज, होलकर, मराठे और सिंधिया सभी मिलकर पिंडारियों का दमन करना शुरू कर देंगे। और पिंडारी है कौन, थोड़ा उसके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे पिंडारी अगर देखा जाए तो पिंडारी एक तरफ से मराठों का ही समर्थक थे, मराठों का ही क्या थे, ये एक समय समर्थक हुआ करते थे। और ये मराठों के लिए लड़ाई लड़ते थे। पिंडारी मराठों के समर्थक होते थे और ये मराठों के लिए ही क्या करते थे, मराठों के लिए
लड़ाई लड़ते थे, युद्ध करते थे, और ये अवैतनिक थे, अवैतनिक थे, यानी बिना वेतन के ये क्या करते थे, मराठों की हेल्प करते थे। लेकिन इनकी एक शर्त थी, इनका मानना था, पिंडारी बोल सकते हैं एक प्रकार की ये लुटेरा हो जाएंगे। पिंडारी क्या थे, एक लुटेरा थे, लुटेरे। और मराठे इनका इस्तेमाल किस में करते थे, मराठे जो है इनका इस्तेमाल, यानी कहीं अगर मराठे युद्ध कर रहे हैं तो उनमें इन जो पिंडारी है यानी पूर्ण रूपेण इनका सहयोग करते थे। और जहाँ भी मराठे जिन क्षेत्रों को जीतते थे उन क्षेत्रों पर ये लूटपाट मचाते थे, मतलब वहाँ से कुछ धन इनको मिलता था, ठीक है, कुछ लूटपाट करते थे मराठों के जीते गए क्षेत्र पर। बाद में होता क्या है कि जैसे ही हम देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, यानी अंग्रेज जो है सबके साथ सहायक संधि कर लेते हैं, तो सहायक संधि करने के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि इन सभी मराठे शासक हैं या मराठे जो आपके छोटे छोटे क्या हैं, रजवाड़े हैं, सबकी शक्ति को क्या कर दी गई, सीमित कर दी गई, और उनका अब उन अपने राज्यों पर पूर्ण रूपेण से अधिकार नहीं रहा। तब ये क्या करेंगे, अब ये अंग्रेजों के क्षेत्रों पर लूटपाट मचाना शुरू कर देते हैं। पिंडारी क्या करेंगे, अंग्रेजों का जो क्षेत्र है उस पर लूटपाट मचाना शुरू कर देते हैं, जिससे अंग्रेज हम देखें कि अंत में गुस्सा आकर, यानी इनसे परेशान होकर, पिंडारियों से परेशान होकर, पिंडारियों से क्या होकर, परेशान होकर ये क्या करेंगे कि अंग्रेज जो है इन पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, इनका दमन करना, बोल सकते हैं दमन करना शुरू करते हैं, दमन करना शुरू कर देते हैं। किनका, पिंडारियों का। यानी पिंडारियों के आक्रमण से परेशान होकर अंग्रेज अब क्या करेंगे, अंग्रेज इनका दमन करना प्रारंभ करते हैं। और इसमें क्या होता है, अब ये सहयोग लेते हैं, अंग्रेज बोलेंगे कि भाई आप लोगों को भी क्या होगी, सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब हम देखेंगे कि विलय पत्र पर साइन करते हुए सब कुछ बताया गया था कि आपको भी हमारी सहायता करनी पड़ेगी जब भी आवश्यकता पड़ती है। तो अब ये आपके होलकर भी इनके साथ आएंगे, अंग्रेजों के साथ होलकर भी आ जाएंगे, मराठे भी इसमें हैं, पेशवा जो है, सब तो मराठे ही है लेकिन जो पेशवा है ये भी है बाजीराव द्वितीय, ठीक है। और आपके सिंधिया भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि सहायक संधि हुआ है तो सिंधिया भी इसमें आ जाएंगे। और सिंधिया के साथ साथ हम देखेंगे कि आपके भोसले हैं, भोसले ये भी इसमें आ जाएंगे। तो ये सभी लोगों ने मिलकर यानी पिंडारियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, इनका दमन करना शुरू कर दिया। उस समय इनको लगा कि भाई हम अपने ही हाथे अपने लोगों की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि पिंडारी इनके समर्थक थे, जब भी इनकी आवश्यकता होती थी पिंडारी इनका सपोर्ट करते थे, दौड़ दौड़े चले आते थे, जब भी ये बुलाते थे वो आते थे, और जहाँ भी आक्रमण करना होता था वहाँ पर ये मिलजुल कर आक्रमण करते थे। कुछ क्षेत्र ये ले लेते थे, कुछ धन ये आपस में बांट लेते थे। इनको लगा कि भाई बहुत ही हमने क्या कर दिया, बहुत ही गलत कर दिया, यानी सहायक संधि करके आज अपने ही हाथे अपने लोगों की हत्या कर रहे हैं। और उस समय जो बाजीराव द्वितीय है इनकी जमीर जगेगी, बाजीराव द्वितीय हो जाए, सिंधिया हो गए, भोसले हो गए, होलकर हो गए, ये सभी की समझिए कि उस समय यानी जो अंतर आत्मा जो है यहाँ से पुकार आएगा कि भाई ये गलत कर रहे हैं, ये काम हमें नहीं करनी चाहिए, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। और उस समय इनकी जब जमीर जगती है तो सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, अब अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा में आकर, समझिए कि एक बोल सकते हैं कि बेचैनी को प्रदर्शित, अंदर की जो बेचैनी है उसको ये प्रदर्शित करेंगे और गुस्सा में आकर युद्ध की घोषणा करते हैं, जिसे हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होंगे तो हम देखेंगे ग्वालियर है, ग्वालियर की आपके दौलतराव, ग्वालियर के आपके क्या हो जाएंगे, दौलतराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया ये हो जाएंगे। प्लस आपका हम देखेंगे नागपुर के भी आएंगे। नागपुर में कौन है तो देख सकते हैं नागपुर में आपका भोसले हैं, भोसले ये साथ देंगे। और प्लस में हम देखेंगे आपके इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर इनकी सेना होगी, इंदौर के होलकर ये भी होंगे। और ये तीनों सम्मिलित होकर आपके मराठे भी लिख लीजिए यहां पर, आपके पेशवा, पेशवा
बाजीराव, बाजीराव, ये सबकी सम्मिलित सेना आक्रमण कर देती है। किस पर? आक्रमण करती है अंग्रेजों पर, क्योंकि शक्ति तो है नहीं, बहुत कम है, ये आक्रमण कर देते हैं अंग्रेजों पर, अंग्रेजों पर आक्रमण कर देते हैं। अंग्रेजों की तरफ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहा है वो आपका है मेलकम। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करता है इस युद्ध का नेतृत्व वो कौन कर रहा है? तो आपके कर रहे हैं मेलकम। मेलकम क्या कर रहा है? अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा है। और एक तरफ से आपके ग्वालियर है, नागपुर है, इंदौर है, चौथा पेशवा है। ये चार लोगों की सेना एक तरफ है और एक तरफ आपकी अंग्रेजी सेना है जिसका नेतृत्व मेलकम द्वारा किया जा रहा है। और देखेंगे यहाँ पर लगातार लगभग 3 युद्ध होगा और तीनों युद्ध में आपके जो मराठे हैं, सम्मिलित रूप से मराठे बोल सकते हैं, मराठे क्या होते हैं? बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। एक हम बोल सकते हैं खिड़की का युद्ध, खिड़की का युद्ध होता है, इसमें भी ये पराजित हो जाते हैं। दूसरा जो होगा कोरेगांव का युद्ध, कोरेगांव का युद्ध, और इसमें भी मराठे पराजित हो जाते हैं। और तीसरा होगा सालसेट का युद्ध, सालसेट का युद्ध, और इसमें भी जो मराठे हैं, तीनों युद्ध में हम लोग देखेंगे कि मराठे जो हैं, मराठे सम्मिलित रूप से तीनों की सेनाएं क्या हो जाती है? पराजित हो जाती हैं। ये सभी युद्ध कब से कब तक लड़े जाएंगे? तो 1817 से लेकर प्रारंभ होगा और 1818 ईस्वी तक ये साल भर में तीनों युद्ध चलेगा। खिड़की का युद्ध, कोरेगांव का युद्ध और सालसेट का युद्ध। और तीनों युद्ध में हम देख रहे हैं कि मराठे जो है वो पराजित हो जा रहे हैं। युद्ध हो रहा है 1717 से 1718। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा है? मेलकम कर रहा है। और मेलकम की सेनाएं जो है वो बुरी तरह से तीनों युद्ध में क्या कर देगी? यानी मराठे को पराजित कर देती है तीनों युद्ध में। ठीक है। और जैसे ही पराजित होंगे, अब देख ले जाइए कि कहाँ कहाँ पर ये सेनाएं जो है पराजित होती है। इसको थोड़ा सा एक बार देख ले रहे हैं हम लोग, इसको एक बार नोट कर लिए ताकि मिटा दें। 3 युद्ध होता है, खिड़की का युद्ध, कोरेगांव का युद्ध और सालसेट का युद्ध। और तीनों जगह क्या हो जा रहा है? यहाँ पर जो मराठे हैं वो पराजित हो जा रहा है। अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा है? तृतीय आंग्ल मराठा का युद्ध। तो मेलकम याद रखना है। कौन? वेलकम नहीं बल्कि मेलकम। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो पराजित होते हैं, कौन कहाँ पर पराजित होता है? ये तो 3 सम्मिलित रूप से सेनाएं लड़ रही हैं और व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ पर युद्ध होंगे। और उस युद्ध में हम लोग देखेंगे कि आपके जो ग्वालियर है को ग्वालियर में ही पराजित कर देगी। ग्वालियर में पराजित होती है, पराजित हो जाती है। और भोसले जो हैं, इनको ये साथ में 3 युद्ध में पराजित हुए हैं। फिर व्यक्तिगत रूप से इनके साथ युद्ध किए जाते हैं और ये जो व्यक्तिगत रूप से हारेंगे, आपके भोसले जो है ये पराजित होते हैं। आपके अप्पा साहब, यानी भोसले की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? नागपुर के भोसले की तरफ से हम देखेंगे अप्पा साहब नेतृत्व कर रहे थे। ये भी नाम याद रखिएगा, अप्पा साहब। ये पराजित होते हैं आपके सीताबर्डी में। सीताबर्डी जगह है, यानी यहाँ पर इनको पराजित कर दी जाती है। और जो आपके होलकर है, तो होलकर को महीदपुर में पराजित किया जाता है। और जो पेशवा है, तो पेशवा आपके किरकी में पराजित हो जाएंगे। किरकी नामक जगह पे पराजित होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक तो हम लोगों ने देखा कि सम्मिलित रूप से 3 युद्ध होता है। खिड़की का युद्ध, वही खिड़की का युद्ध जो खिड़की में पराजित हुए होते हैं, खिड़की भी इसको बोल सकता है, या खिड़की ही ठीक रहेगा। खिड़की में ये पराजित होते हैं। और जो होलकर है वो महीदपुर में पराजित होता है। खिड़की में ही ये सम्मिलित रूप से सेनाएं लड़ रही थी। तो एक तो आपका खिड़की में युद्ध हुआ, तो खिड़की में भी हार गए। और खिड़की में हारने के बाद ये कोरेगांव के युद्ध में भी देखेंगे कि ये हार जाते हैं। और कोरेगांव के युद्ध के बाद आपका सालसेट का युद्ध होता है और सालसेट के युद्ध में भी क्या हो जाते हैं? ये हार जाते हैं। ठीक है, पराजित होने के बाद अंग्रेज सोचेंगे भाई कि सबके साथ, यानी
अंत तक यानी लड़ा जाए और उनको सबक सिखा देना है कि फिर ये जो राजे हैं, रजवाड़े हैं, ये फिर हमारे विरुद्ध कभी उंगली न उठाए। और इसके लिए क्या करेंगे, ग्वालियर में जाकर इनको प्रेरित किया जाएगा, यानी चहेट कर मारा जाएगा। ठीक है, सीताबंडी में इसको भी पीट पीट कर, दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। ठीक है, और इनकी भी कहानी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आपा साहब जो यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, हाँ, ये भी आपके ठंडे पड़ जाएंगे और होलकर को महिदपुर में पीटा जाएगा। ठीक है, ये एक साथ जो 3 युद्ध, उसके बाद इसमें याद रखना है कि महिदपुर में फिर पीटा गया और इसकी कहानी खत्म होती है और बाजीराव तो खिड़की में ही क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। इसके बाद जो है अंग्रेजों को यानी व्यक्तिगत रूप से पराजित करने के बाद अब यहाँ पर संधि भी की जाती है, ये भी याद रखना है। अब पुनः एक संधि की जाएगी और उन संधि के तहत अब जो इनके कुछ अधिकार भी दिए गए थे, उन अधिकार को भी क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। अब वो संधि कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम देखेंगे कि एक संधि आपका होगा हाँ, तो 3 संधि होगा, उसमें याद रखना है। एक आपका होगा पूना की संधि, पुनः एक संधि, सहायक संधि है, पुनः एक संधि करेंगे, यानी पूना की संधि, ये याद रखना है। दूसरा हम देखेंगे पूना की संधि किनके बीच हुआ था, ये भी लिख लीजिए। तो पूना की संधि अंग्रेज, पूना की जो संधि होगी, ये एक तरफ अंग्रेज हैं, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय के साथ ये संधि होगा। कब होगा, तो ये आप संधि देख सकते हैं, ये आपका 1817 में होता है, 1817 से में ही होगा आपका पूना की संधि। और पूना की संधि के तहत हम देखेंगे कि बाजीराव द्वितीय जो है, इनको बोल दिया जाएगा कि भाई अब आप ही अंतिम क्या है, इनको अंतिम पेशवा माना गया। याद रखना है कि इनको अंतिम क्या माना गया, पेशवा माना गया। और बोला गया कि आप आजीवन, जब तक आप जीवित रहिएगा, आजीवन आपको पेशवा माना जाएगा, यानी अंतिम पेशवा माना गया। और बोला गया कि भाई आपको आजीवन क्या किया जाएगा, पेशवा माना जाएगा। लेकिन आपके बाद आपके संतान को, जो आपके अगर संतान होते हैं और वो पेशवा की दावेदारी करते हैं, तो आपके संतान को पेशवा नहीं माना जाएगा, कोई भी हो। ठीक है, और हम देखेंगे कि इनको पेशवा तो माना जाता है, लेकिन 8 लाख एक पद दे दिया गया कि पद सृजित रहेगा, लेकिन 8 लाख पेंशन के रूप में हम देखेंगे कि 8 लाख पेंशन के रूप में इनको दिया जाएगा। और पूना को बोला जाएगा कि आप पूना को छोड़ दीजिए, और पूना को छोड़कर इन्हें कानपुर यानी पूना से निर्वासित करके इनको कहाँ भेज दिया जाएगा, कानपुर के बिठूर में बैठा दिया जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि पूना को छोड़कर, यानी बोला जाएगा कि भाई आप पूना को छोड़ दीजिए और कहाँ चले जाइए, तो कानपुर में इनको भेज दिया जाएगा। कानपुर के बिठूर एक जगह है, गांव है कानपुर में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपके देखेंगे हम लोग कि कहाँ से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया, यानी महाराष्ट्र के पूना से इनको उठाकर भेज दिया गया उत्तर प्रदेश में, ताकि ये जनता से, जो वहाँ की जनता है, इतने दिनों से शासन किए हैं, तो हो सकती है कि इनका जनता से लगाव हो और आगे चलकर जनता जो है वो हमारे विरुद्ध आंदोलन न करे, विद्रोह न करे। और इसलिए इनको यानी पूना से उठाकर यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर में बैठा दिया गया, ताकि कभी भी हमारे विरुद्ध आंदोलन या विद्रोह नहीं कर सके। वरना यहाँ पर रहते, धीरे धीरे अपने सेनाओं को तैयार करते और अंत पुनः अंग्रेजों से क्या कर सकते थे, युद्ध कर सकते थे। इसलिए अंग्रेज काफ़ी दूरदर्शी थे, उन्हें पहले ही से ही मालूम था कि भाई हमें करना क्या है। और इनके साथ पूना की संधि की जाएगी। और पूना की संधि जब की जाएगी तो इसमें किया जाएगा, पूना की संधि के तहत इनको बोला जाएगा कि आप जो है अब उठिए यहाँ से, आपके पूना से, और चलिए आप कहाँ चलिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिठूर नामक एक जगह है, यहीं पे बैठ जाइए और 8 लाख रुपये पेंशन है वो आप लेते रहिए। आपको ही अंतिम हम पेशवा मानेंगे और आपको ही पेंशन दिया जाएगा, इसके अलावा किसी को पेंशन नहीं दिया जाएगा आपके पूरे वंश में। ठीक है, जब तक हम आजीवन आपको पेशवा मानेंगे और आपको पेंशन देंगे। ये बात कही गई थी आपके जो पूना की संधि होती है इसमें, तो याद रखना है। अब इसमें इससे एक और बात याद रखना है, बाजीराव जो द्वितीय हैं ये तो अंतिम पेशवा हो गए और आजीवन इनको पेंशन देने का वादा किया गया कि भाई हम कितना देंगे, 8 लाख रुपये आपको पेंशन के रूप में देंगे। आप कहाँ बैठिए, कानपुर के बिठूर में जाकर बैठ जाइए। इन्हीं का एक बेटा होता है, हम लोग देखेंगे, अपना बेटा नहीं बल्कि एक दत्तक पुत्र। इनका एक पुत्र होगा बाजीराव द्वितीय का,
दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया गया पुत्र, अपना कोई संतान नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप एक लड़का गोद लेते हैं जिसका नाम है नाना साहब। याद रखिएगा क्या नाम है, नाना साहब। नाना साहब हम लोग जन्म करते हैं झांसी की रानी नाना साहब, ठीक है, कानपुर के नाना, याद है ना। हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इनको अब ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे जैसे बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, अंग्रेज पेंशन रोक देते हैं बाजीराव द्वितीय की, कि भाई अब उनकी अंतिम पेशवा हम उन्हीं को मान रहे हैं, तो पेंशन भी हम उन्हीं को देंगे और किसी को नहीं दे सकते हैं। और नाना साहब बोल रहे थे कि हम उनका पुत्र हैं तो पेंशन हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और ये पेंशन का मांग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज इनकी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम देखेंगे 1857 क्रांति में ये क्या करेंगे, आपके कानपुर से नेतृत्व करेंगे, आपका सेनाओं का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे 1857 क्रांति में, बस ये आपको याद रखना है। ये कर लिया गया संधि किनके साथ, तो ये हो गया आपका बाजीराव द्वितीय के साथ, और इस संधि को हम किस नाम जानते हैं, पूना की संधि। और ये कब होती है, 1857 ईस्वी में। द्वितीय जो संधि होगा, दूसरा संधि हम देखेंगे आपका ग्वालियर की संधि होती है, ग्वालियर की संधि। और ग्वालियर की संधि जो होगी वो किनके बीच होगी, तो ये भी याद रखना है आपके। एक हो जाएंगे दौलत राव और दूसरा कौन होंगे, अंग्रेज होंगे, अंग्रेज। इनके बीच ये संधि कब होता है, तो 1817 ईस्वी में ही होगा, ठीक है। आपके दौलत राव और अंग्रेजों के साथ भी संधि कर रहे थे। अंतिम रूप से ये संधि हो रही है, इसके बाद कोई संधि नहीं होगी। और इनके तहत समझिए कि अब जो भी इनका सत्ता है, जो भी कुछ अधिकार भी दिया गया था, सब कुछ लिया जाएगा। बोलेगा हटाओ इन सब क्यों, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा हम देखेंगे मंदसौर की संधि होती है, मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि। और मंदसौर की जो संधि होगी वो किनके साथ होगी, तो मंदसौर की संधि आपके होलकर, एक तरफ अंग्रेज रहेंगे और एक तरफ आपके होलकर, ठीक है। और ये संधि होती है 1818 ईस्वी को, ठीक है। ये बस 2-3 संधि आपको याद रखना है। पूना की संधि अंग्रेज बाजीराव 1817, ग्वालियर की संधि दौलत राव अंग्रेज 1817, मंदसौर की संधि अंग्रेज और होलकर 1818 ईस्वी में ये संधि होती है। और इस तरह से हम देखेंगे कि संपूर्ण जो मराठा क्षेत्र है, अब उन पर पूर्ण रूप से अधिकार, अब तो मतलब ये सांप का फन ही कुचल दिया गया। ये फन जो उठाने लायक थे सबको अब यहाँ से उठाकर फेंक दिया गया दूसरे जगह पर, कि भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुली। हमारे साथ सहायक संधि कर लिया गया था, फिर भी क्या कर दिया, हम पर आक्रमण कर दिया। इससे अच्छा है कि यहाँ से सबको क्या कर दिया जाए, उठाकर फेंक दिया जाए, ठीक है। तो आपकी ये अंतिम रूप से जो संधि होती है ये आपको याद रखना है। अंतिम रूप से मराठों के साथ जो संधि होगी, मराठों के साथ ये संधि होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब लगभग पूरे भारत पर कोई इधर शक्ति बची हुई नहीं है। अब ये पूरे भारत पर आपका, पूरे भारत, ये देख सकते हैं मराठा वाला क्षेत्र ये पूर्ण रूपेण किसका अधिकार हो गया। अब यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार है। मद्रास जो आपके मुंबई प्रेसिडेंसी है वो पूरा इधर फैल चुकी है। और बंगाल आपकी प्रेसिडेंसी जो है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, उड़ीसा तक फैली हुई है। और जो इनका आपका मद्रास का प्रेसिडेंसी है वो केरल, मैसूर, तमिलनाडु, ये सभी क्षेत्र, निजाम का जो क्षेत्र है, ये आपका त्रावणकोट का जो क्षेत्र है सब पर फैल चुकी है। तो अब लगभग संपूर्ण भारत पर किसका अधिकार है, अब यहाँ से हम देखें कि आपका अंग्रेजों का अधिकार है। इसके बाद हम देखेंगे एक बचे हुए आपके सिख, ठीक है। सिख है तो सिख के साथ देखेंगे आपके यहाँ पर देख रहे हैं पंजाब में, ये तो दिल्ली तो शाह आलम द्वितीय ये तो आ ही गया है, अवध आ ही गया है। अब ये सिख यानी पंजाब का क्षेत्र बचा हुआ है। तो प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में हम आंग्ल सिख युद्ध को लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होती है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।